अस्सलाम अलैकुम। फाइनली मोबाइल को सॉफ्टवेयर करवा लिया मैंने और आज मोबाइल भाग रहा, इसलिए पार्ट्स की बजाय फुल एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इंजॉय कीजिए और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं बना किसी इंतज़ार के आज की एपिसोड की जानिब। वो बुखारी विला से निकलकर शाह विला की तरफ गाड़ी उड़ाता पहुंचा। पोर्च में गाड़ी पार्क करके वो थके थके कदमों से अंदर दाखिल हुआ तो अली हुसैन इसे देखकर चौंक गए। क्या हुआ बेटे, कहाँ से आ रहे हो तुम? अली हुसैन की बात पे इसने अपनी जलती आंखों को मसला और उनके पास आकर बैठ गया। ये जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वही हमें दुख क्यों देते हैं बाबा? वो अफसुर्दा अंदाज में बोला। तुम्हारे और बहू के बीच कुछ हुआ है क्या? अली हुसैन ने पूछा तो एक जख्मी मुस्कुराहट इसके लबों को छू गए। मुझे रवैये दुख क्यों देते हैं? मुझे लगा था कि मैं पत्थर बन चुका हूँ और मुझे न किसी की मोहब्बत से फर्क पड़ता है न नफरत से, लेकिन आज फिर से पड़ रहा है फर्क। आज फिर से मेरे दिल पे लगे घाव मजीद गहरे हो गए हैं बाबा। वो तल्ख मुस्कुराहट से बोला। क्या हुआ है बेटे? अली हुसैन बेचैनी से बोले। छोड़िए बाबा, मैं अब आराम करना चाहता हूँ, वो कहता उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में आकर वो शर्ट उतारता बेड पे जाकर लेट गया, मगर जहन जैसे विरदा में ही उलझा था। राबिया खातून लाउंज में बैठी स्वेटर बन रही थी और पास ही सैयद सलामत बुखारी भी बैठे थे। विरदा ने अंदर आकर सलाम किया तो राबिया ने उसके सलाम का जवाब देते हुए पास बैठने को कहा। देख लो मेरा बेटा कितना बुद्धू है। कल रात मैंने कहा कि तुम्हें भी साथ लेकर जाए, मगर वो खाना खाए बगैर भी चला गया और मुझे भी मिले बगैर निकल गया। मैं तो अब बात नहीं करने वाली इससे, राबिया ने कहा। पे मुझे आपसे और बाबा से बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने लब कुचलते हुए कहा। हाँ बोलो ना बच्चे, मैं सुन रही हूँ, राबिया ने कहा और सैयद सलामत बुखारी भी अखबार से निगाहें हटाकर उसकी तरफ देखने लगे। एक्चुअली मैं हुमायूं के साथ नहीं रहना चाहती। वाट? लेकिन क्यों? कुछ हुआ है क्या बेटे? उसने कुछ कह दिया है तुम्हें? राबिया खातून ने बेचैनी से पूछा। नहीं, ये बात नहीं है फूफो। दरअसल मेरा और उनका मिजाज बहुत मुख्तलिफ है, इसकी वजह से हम दोनों में बन ही नहीं पाती और मैं बहुत उलझ जाती हूँ उनके रवैये से। सब कुछ उनके मुताबिक करने के बावजूद वो मुझसे खुश नहीं रहते, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। शायद उन्हें लगता है कि मैं उनके काबिल ही नहीं हूँ। मेरा दम घटता है इस सब से। मैं ऐसे घट घट कर नहीं जी सकती। प्लीज एक बार मेरी बात मान लें, वो नम लहजे में बोलती चली गई। वो बदल सकता है, प्लीज तुमसे बदलने की कोशिश करो, इससे मोहब्बत करो और इससे मोहब्बत जताओ, इसकी केयर करो, वो वैसा बन जाएगा जैसे तुम्हें पसंद है, राबिया ने बेचैनी से कहा, जबकि सैयद सलामत बुखारी का चेहरा हर किस्म के जज्बात से आ रही थी। वाह फूफो, सब कुछ लड़की ही क्यों करे? वो खुद भी तो खुद को चेंज कर सकता है ना। मगर नहीं, वो पहले एक गुंडा मवाली बना फिर रहा था, मगर अब वो स्पेशल फोर्स का चीफ निकल आया, मगर चीफ से ज्यादा वो आज भी गुंडा मवाली लगता है। फरहीन ने अंदर दाखिल होते तंजिया लहजे में कहा। पुलिस वाला? वो पुलिस फोर्स में है? राबिया ने बेयकीनी से पूछा। जी हाँ, मगर एक सफाक और बेरहम पुलिस वाला। जैसे किसी गुंडे मवाली की निगाहों में किसी की जान की अहमियत नहीं होती, वैसे ही आपके बेटे की निगाहों में भी किसी इंसान की कोई औकात नहीं है। एक पल में जान ले लेता है वो दूसरे की। जानती भी हैं कि इस केस को हल करने के लिए उसने हम दोनों का सहारा लिया और हमें एक तरह से किडनैप करवाया और फिर हमें छुड़वाने के लिए वहां पहुंचा और वहां कत्लेआम किया, फरहीन ने नागवारी से कहा। नहीं नहीं, मेरा बेटा किसी को नहीं मान सकता। मैं नहीं मानती, राबिया नफी में सर हिलाती भीगे लहजे में बोली।
आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? बताओ उन्हें विरदा कि कल उसने कैसे टाइगर नामी इंसान को मारा, इस कदर तशद्दुद किया जो कि इंसानियत के ही खिलाफ है। इसका अंतक काट दिया। इसके जिस्म में वो जगह जगह चाकू घोंपता अजीब पागल लग रहा था। वो जिस किस्म का इंसान है, ये ना हो कि किसी दिन विरदा को मारकर फेंक दे। फरहीन ने तल्ख लहजे में कहा। बस सस बहुत बोल लिया तुमने। जिस टाइगर की तुम बात कर रही हो वो इस कदर जालिम था कि लड़कियों के रैप के बाद उनके कान नाक काट देता था। सफदर हुसैन यानी कि हुमायूं ने इसके साथ वही सब किया जो वो डसरू करता था। उसे दूसरों को चीखते चिल्लाते देखकर खुशी होती थी। पीछे से आई आवाज पे सब चौंक कर मुड़े। आप यहाँ इतने सालों के बाद और हुमायूं को जानते हैं क्या? सैयद सलामत बुखारी ने हैरानगी से इस्तिफसार किया। बेटा है मेरा, शाह खानदान का चश्मो चिराग। वो सर्द और सपाट लहजे में बोलते विरदा के पास आए। बच्चे, आप मेरे बेटे को जान ही नहीं पाए। अगर गौर करे सुकून से बैठकर तो दिल खुद उनकी अच्छाई की गवाही देगा, मगर शायद आप अच्छाई देखना ही नहीं चाहती। आप फिर किसी की बातों को ज्यादा ही सीरियस लेती हैं। ये बात याद रखें कि दूसरों की बातों में आकर अपने घरों को आप बेवकूफ़ लगाते हैं। अली हुसैन की हर बात में फरहीन के लिए एक तंस और नागवारी वहां मौजूद हर इंसान को महसूस हुई। आप होते कौन हैं हमारे मामले में बोलने वाले? फरहीन तिलमिलाकर बोली। मैं इस शख्स का बाप जिसको इस घर ने सिर्फ दुख दिए। खैर, सब भूल भी जाएं, अगर कुछ लोग सुधर जाएं। जब कोई सुधरने का सोचे भी ना तो जख्मों से खून रिसने लगता है। वो सपाट लहजे में बोलते सोफे पे बैठ गए। राबिया एंड सैयद साहब, मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी बहू को ले जाने की बात करूं तो आप टालेंगे नहीं, अली हुसैन ने कहा तो वो कन्फ्यूज सी हाथों को मसलती सर झुकाए लब को चलने लगी। जी, जैसा आपको मुनासिब लगे, सैयद सलामत बुखारी ने कहा। राबिया ने उठकर उसका हाथ थामा और कमरे में ले आए। जल्दी से कपड़े चेंज करो और अपने घर चलो, राबिया ने सपाट लहजे में कहा। अब सब मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं। सबके लिए मैं एक फालतू वजूद हूँ जो कि अब आपके जालिम बेटे का खिलौना बन चुकी हूँ। वो इंतहाई बदगुमान अंदाज में बोली कि राबिया का दिल चाहा कि एक खींचकर थप्पड़ मार दे, मगर वो जब्त किए खड़ी रही और तैयार होने का कहकर बाहर निकल गई। विरदा ने रोते हुए सब तैयारी मुकम्मल की और सते हुए चेहरे के साथ कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ रही थी कि सामने से आती फरहीन को देखकर ठिठक कर रह गए। रूमत और बहादुर बन, तुम जा तो रही हो तो उसके पास जाकर इसका इस कदर जीना हराम कर दे कि वो तुम्हें खुद डाइवर्स दे, मगर इसके लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा और मजबूत करना होगा। इस जैसे इंसान का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया जा सकता है। तुम देखना वो खुद तुम्हें छोड़ेगा, फरहीन ने कहा तो वो बना कुछ बोले लाउंज की जानिब बढ़ गए। फिर अली हुसैन के साथ वो एक घर के सामने पहुंची तो इस आलीशान घर को देखकर मबहूत सी रह गई, और जब अंदर पहुंची तो अंदर से वो इससे ज्यादा खूबसूरत था। रेशमा आपा, उन्हें सफदर बाबा के रूम में पहुंचा दे, अली हुसैन ने कहा तो एक डेढ़ उम्र औरत आगे बढ़ी और लेकर एक रूम में आई तो वो काफी आलीशान रूम था जिसकी विंडो के पार से सूरज गुरूब होता नजर आ रहा था। वो मसमराइज सी चलती हुई इस विंडो के पास आई और उसके गिलास पे हाथ रखकर वो डूबते सूरज को देखने लगी। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वो सोफे पे लेटकर ड्रामा देख रही थी कि कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला तो हुमायूं अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुआ और शर्ट उतारकर बेड पे उछालता वो वार्डरोब से कपड़े निकाल कर मुड़ा तो एकदम से चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूं मेरे कमरे में बना इजाज़त के दाखिल होने की? हुमायूं नागवारी से बोला। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके रूम में आने का, वो तो अंकल जी लाए थे, वरना मैं आपके मुंह भी ना लगूं।
वो एक पल को खौफजदा हुई, मगर दूसरे पल वो अपने खौफ पे काबू पाकर इंतहाई बदतमीजी से बोलती उसे अशतुअल दिला चुकी थी। वो इंतहाई गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू से खींचकर उसे अपने मुकाबिल करते एक हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटा और दूसरे से इसके जबड़े दबोचे खून नखार निगाहों से देखने लगा तो वो खौफजदा हैकर आंखें मैच गए। आइंदा से मेरे साथ बदतमीजी की तो तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि पछताओगी, वो गरा कर बोला तो वो जैसे पूरी जान से लरस गए। वो उसे धकेलता कपड़े उठाए वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद वो शावर लेकर बाहर निकला और मिरर के सामने खड़ा हैकर बाल बनाने लगा। चलो उठो, नीचे चली, बाबा इंतजार कर रहे होंगे, वो इसकी तरफ मुड़ते हुए बोला। मैं नहीं जाऊंगी, वो तब कर बोली। तुम्हारी इस ढिठाई को दाद देनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारे अंदर आज मुझे तुम्हारी बहन नजर आ रही है। अब कौन सा तुम्हारे अंदर जहर डालकर भेजा है इसने? मेरे ख्याल में उसने तुम्हें ये कहा होगा कि मुझसे जाकर इंतहाई बदतमीजी करना, मुझे जलील करना, मुझे तंग करना कि मैं तुम्हें डाइवर्स देने पर मजबूर हो जाऊं। अब आपको कैसे पता कि उसने ये कहा? हुमायूं की बात पे उसने एक झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बेयकीनी से पूछा। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं तुम्हारी इस फसादी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर न जाने तुम क्यों नहीं इसे समझ पाई अब तक, वो तल्ख लहजे में बोला। समझ तो मुझे अब भी नहीं आते, वो हल्की सी आवाज में बड़बड़ाई थी, मगर उसके हसास कानों तक आवाज पहुंच चुकी थी। मैं समझ आऊंगा भी नहीं तुम जैसी बेवकूफ के। मुझे समझने के लिए बंदे का अक्लमंद होना जरूरी है, और तुम में तो अक्ल छू कर भी नहीं गुजरी। तुम तो सिर्फ अपनी बहन की सुनती हो, इसी की मानती हो। वो जो कहती है वही तुम्हारे नजदीक सच है, बाकी सब तो झूठे हैं, वो तंजिया लहजे में बोलता उसे गुस्सा दिला गया। अब हद से बढ़ रहे हैं, अब सच्चे हैं तो साबित करे, वो तब कर बोले। सच्चाई को साबित ही करना पड़े तो वो सच्चाई ही किया। इंसान अगर समझदार हो तो सच्चाई उसे महसूस हो ही जाती है। दूसरी बात, तुम हो कौन कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता रहूं? तुम कुछ नहीं हो, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, वो सर्द लहजे में बोला। मैं समझदार ही हूँ, इसीलिए तो मैं जानती हूँ कि आप इंतहाई शातिर इंसान हैं जो कि झूठ को सच और सच को झूठ बना देते हैं। वो फिर से बड़बड़ाती हुई बोली। हाँ, बहुत समझदार हो तुम। तो समझदार खातून बाहर चली, बाबा इंतजार कर रहे होंगे, वो तंजिया लहजे में बोला। फिर वो लाउंज में आई तो वहाँ एक नौजवान भी बैठा था जो उसे देखते ही खड़ा हो गया। अस्सलाम अलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? बरू ने मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं बताया होगा। मेरा नाम रोहेल है, उनका छोटा भाई। पता है मैं कितना खुश हूँ उनको शादीशुदा देखकर। इतना हम लोग उनको फोर्स करते थे कि शामिल कर ले, शादी कर ले, मगर ये मानते ही नहीं थे। फाइनली उन्होंने शादी कर ली, और वो भी। बस कर दो रोहेल, यार क्यों इतना बोल रहे हो? और तुम अपने कमरे से बाहर आए कैसे? मैंने कहा था ना, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हुमायूं इसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी भाभी जान को देखने के बाद। वैसे एक पॉइंट की बात, आपको खाना बनाना आता है क्या? दरअसल हर वीकेंड में हमारे दी ग्रैंड होटल में हर महीने के लास्ट में बूफे लगता, जिसमें बरू भी खाना बनाते हैं और मैं भी, मगर मैं हर बार हार जाता था। तो बस अगर अब बेस्ट कुक हैं तो हम इस बार बरू को हराएंगे, रोहेल नॉन स्टॉप बोलता चला गया। रोहेल बस करो और चलो डिनर करके मेडिसिन लो, फिर आराम करो, हुमायूं ने कहा, और फिर वो डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गया। सबने हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खाना खाया और हुमायूं खाना खाने के बाद उठकर चला गया।
वो भी खाने से फारिग हैकर कमरे में आकर सोने के लिए लेट गए। रात का न जाने कौन सा पहर था कि इसकी आंख प्यास से खिली तो इसने माउफ दिमाग से आंखें खोलकर अर्ध गिर्द देखना चाहा तो इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सजाई ना दे रहा था। वो खौफजदा हैकर उठी तो इसका हाथ किसी के हाथ से टकराया तो एक वो हड़बड़ाकर पीछे हुई के पांव मुड़ने से वो इस वजूद के ऊपर गिरी और उसकी चीख बरामद हुई, शश पागल हो क्या। हुमायूं का भारी हाथ इसके लबों पे ठहरा तो वो जैसे होश की दुनिया में आई। फिर इसके साथ ही कमरे की सब लाइट्स ऑन हो गई। वो खुद को इसके इतना करीब पाकर हड़बड़ा कर पीछे हुए लगी मगर तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए वो दोबारा से इसके सीने पे गिरी और उसके रुखसार के साथ रुखसार मिस हुआ तो बियर्ड की चुभन से वो घबराकर आंखें मैच गई। अब उठोगी मेरे ऊपर से, हुमायूं ने कहा तो जल्दी से आंखें खोलती तेजी से उठकर पीछे होती अपना बिगड़ा तनफ्फुस बहाल करने लगी। तुम्हें ये कभी कभार मेमोरी लॉस का मसला है क्या जो ऐसी हरकतें शुरू कर देती हो? हुमायूं उठकर बैठते हुए बोला तो उसने निगाहें उठाकर देखा तो शर्टलेस देखकर गड़बड़ाकर निगाहें झुका गए। कुछ चाहिए था क्या? हुमायूं ने पूछा। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ही ले लूंगी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो कहती उठकर चप्पल पहनती बाहर की जानिब बढ़ी। वैसे रात के 3 बजने वाले हैं और हमारे विला में आधी रात को चुड़ैलें नाचती हैं। हुमायूं की बात पे हैंडल पे रखते हाथ को इसने बेख्तियार घबराकर एक झटके से हाथ ऐसे पीछे किया जैसे करंट लगा हो और धीरे से चलती वापस आकर लेती चादर में खुद को छुपा गई। हुमायूं उसे शाविला के अपने रूम में देखकर शाकिद रह गया था और फिर एकदम उसकी रात वाली हरकत याद आते ही भड़क उठा था और तब से बिलावजा उलझ रहा था। खाना खाने के बाद वो हेड क्वार्टर चला गया और काफी देर के बाद वो घर आया। कमरे में आया तो सब लाइट्स ऑन थी और विरदा एक साइड पे करवट लिए सो रही थी मगर बाल पूरे बेड पे बिखरे थे। वो मसमराइज सा चलता हुआ पास आया और बालों को मुट्ठी में भरते उनकी महक को सांसों में उतारा। फिर लाइट्स बंद करके शर्ट उतारता वो कंफर्टर ओढ़ कर लेट गया और अभी से सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि एकदम से इसके ऊपर विरदा गिरी। इसके चीखने पे वो जल्दी से इसके लबों पे हाथ रखता तकिए के पास पड़े रिमोट से लाइट्स ऑन कर गया। वो इसे देखते ही हड़बड़ा कर पीछे होने ही वाली थी कि तवाज़ुन बरकरार न रखते फिर से इसके ऊपर गिरी मगर इस बार रुखसार से मिस हुए तो पूरे बदन में एक बर्फ से दौड़ गए। कुछ चाहिए तुम्हें? वो जो खुद को संभालती उठकर बैठी अर्ध गिर्द देख रही थी कि हुमायूं ने पूछा। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ही ले लूंगी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। इसकी बदतमीजी पे इसने बामुश्किल जब्त किया और फिर एकदम से इसकी आंखों में शरारत से दौड़ने लगी। वैसे रात के 3 बजने वाले हैं और हमारे विला में आधी रात को चुड़ैलें नाचती हैं, इसने मुस्कुराहट दबाते निहायत संजीदगी से कहा तो वो घबराकर वापस आजिल कंफर्टर में घुस गए। वो फातहाना अंदाज में मुस्कुराता हुआ लेट गया। अगले दिन वो फ्रेश हैकर नीचे आया तो सीधा किचन की तरफ बढ़ा। आज बड़े अरसे के बाद वो खुद नाश्ता बना रहा था। कुछ देर में रूहेल और अली हुसैन डाइनिंग हॉल में आ चुके थे। रेशमा आपा जाइए, बहू को भी बुला लाइए, अली हुसैन ने कहा तो रेशमा बीबी जल्दी से वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद विरदा रेशमा के मैयत में चलती हुई डाइनिंग हॉल में आई तो हुमायूं के प्याज काटते हाथ थम गए। वो पांव तक आती लाइट ब्लू सैंपल सी मैक्सी नुमा फराक पहने और शानों पे दुपट्टा ओढ़े इसकी धड़कनों में इश्तियाल पैदा कर गई। वो सलाम करती अली हुसैन के साथ वाली चेयर पे बैठ गई। अरे भाई कितना टाइम है सफदर बेटे, भूख तेज होती जा रही है, इतनी लजीज खाने की महक सूंघ सूंघ कर, अली हुसैन ने कहा।
यहाँ मारिया होती तो इसने मेज पे चम्मच बजा बजा कर दहाई देनी थी कि भैया खाना लाओ वरना मैं मर जाऊंगी। रूहेल एकदम से बोला तो हुमायूं ने कर्ब से आंखें मैच ले। और फिर वो जब सच में मर गई तो आज यकीन नहीं आता। अली हुसैन भीगे लहजे में बोले। माहौल एकदम बोझल और अफसरदा हो चुका था। अच्छा बस करे ना यार और मेरा नाश्ता एंजॉय करके दुआएं दें। वो बामुश्किल मुस्कुराहट लाता आमलेट लेकर डाइनिंग हॉल में आते हुए बोला। फिर सबने नाश्ता किया और लाउंज में बैठकर चाय पीने लगे। वैसे रोहेल की भी शादी हो जानी चाहिए, क्या ख्याल है बाबा? हुमायूं ने कहा। पहले तुम्हारा वलीमा फिर रोहेल का सोचते हैं। अली हुसैन की बात इन दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। अभी क्या जरूरत है, रोहेल का और मेरा इकट्ठा कर दीजिएगा, बचत करते रहना चाहिए, हुमायूं ने कहा। सच में बरू करोड़ों की डील करते हो और शादी पे कंजूसी कर रहे हो, रोहेल मुंह बनाकर बोला। मैं तो बस अपनी पे लेता हूँ, ये सब तुम्हारा है, तुम जैसा कहोगे वैसा वलीमा कर लेंगे, साथ में भी निबट जाऊंगा फ्री में। अब मेरी पे में तो इतना ही हो सकता, हुमायूं ने जल्दी से कहा। ऐसा सोच भी कैसे लिया अपने हुमायूं, ये सब रोहेल का ही नहीं आपका भी है। ये बिजनेस अगर आज इस मकाम पे है तो आपकी वजह से है सफदर, अपना होते तो मैं सड़क पे आ जाता। अली हुसैन जज्बाती अंदाज में बोले। बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा, और हाँ बस कुछ दिनों में ही आपका वलीमा रखेंगे, वो भी बड़ी धूमधाम से, रोहेल ने कहा। बिल्कुल रोहेल बच्चे, अब सब तैयारियां शुरू करो, मेरे बेटे का वलीमा दी ग्रैंड होटल में ही होगा। लेकिन बाबा इस सब की जरूरत नहीं, वो अली हुसैन की बात पे बेचैनी से बोला। आपको जरूरत नहीं मगर हमें है, अली हुसैन ने कहा तो वो लब भींच कर रह गया। ओके बाबा मैं तैयार है कर निकलता हूँ, बहुत टाइम हो गया। वो चाय खत्म करता उठ खड़ा हुआ। मैं चलूं साथ बरू, रोहेल ने कहा। नहीं तुम अभी ये पूरा वीक आराम करोगे, हुमायूं ने उसके बालों को मोहब्बत से बखेरते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर कीज उठाता बाहर निकल गया। अरे मेरा मोबाइल तो अंदर ही रह गया, वो सर पे हाथ मारता अंदर वापस आया तो अंदर से आती आवाज पे थम गया। ये ऐसे ही ऑफिस जाते हैं क्या? विरदा ने रोहेल से पूछा। हाँ भाभी, क्योंकि मेरे भाई को पता है कि मैं औनसिम इतना हूँ कि जिस हुलिये में जहाँ भी जाऊंगा छा जाऊंगा। पता है बहुत सी लड़कियां मरती हैं मेरे बरू पे, वैसे आपको कुछ कुछ होता है क्या? रोहेल ने तफाखोराना अंदाज में उसकी तारीफ करते एकदम से विरदा से पूछा तो इसका रवा रवा इसके जवाब का मुंतजिर था। नहीं, मैं जरा और टाइप की लड़की हूँ, मुझे सूरत से ज्यादा सीरत भाती है और मेरे नजदीक आपके भाई सीरत के लिहाज में बिल्कुल फकीर हैं। विरदा की बात पे इसके माथे पे बिल पड़ गई। ऐसा नहीं है भाभी, मेरे भैया जितने सूरत के अमीर इससे कहीं ज्यादा सीरत में अमीर है, रोहेल जल्दी से बोला। आपके भाई है ना इसलिए आपको लगता, मगर वो खुद अच्छे से जानते कि वो कितने बुरे इंसान हैं, खुद इकरार करते हैं अपने गुनाहों का, वो भी बड़ी ढिठाई से। विरदा की बात पे वो लब भयंचे गुस्सा जब्त करने लगा। आप बहुत बदगुमान हो बरू से, एक बार उनके मुतालिक अकेले बैठकर सोचें तो आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ देखने को मिलेगी, आप उनको ज़रूर समझ। रहने दो रोहेल, सोचता समझता वो है जिनकी सोच आज़ाद हो, जिनकी सोच किसी की गुलाम हो, वो कभी किसी की अच्छाइयों को नहीं सोचते। वो रोहेल की बात करते हुए संजीदगी से बोला और अपना मोबाइल पकड़कर वापस पलट गया। सारा दिन की थकावट के बाद वो एक केस के बारे में डिस्कस करके हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसे कुछ दूर जाकर महसूस हुआ कि इसका पीछा किया जा रहा है।
उसने गाड़ी शाह विला की बजाय दूसरे रास्ते पे डाली और फिर एकदम से उसके सामने ट्रक आया। उसने तेजी से गाड़ी को घुमाया तो वो कच्चे रास्ते पे मुड़ गई। इसी वक्त बाइक पे सवार पास आए और उन्होंने बिना देखे गोलियां चलाई। वो तेजी से नीचे हो गया मगर एक गोली कंधे को चुभती हुए निकल गई और दूसरी पसली के पास लगी। वो डैशबोर्ड से पिस्टल निकालता ऊपर हुआ तो सवार तेजी से बाइक को आगे बढ़ाकर निकल गए। वो अपनी तकलीफ जब्त करता गाड़ी मोड़ता स्पेशल फोर्स के अस्पताल पहुंचा। अरे सर, आपका तो बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर ने कहा। फिर इससे पहले कि कुछ बोलता के तकलीफ से वो होशो हवास खोता चला गया। जब होश आया तो अली हुसैन इसके पास बैठे थे। बा बा उसने पुकारा तो बेकरार हैकर पास आए। जी मेरी जान, कैसे हो? वो तड़प कर उसके माथे पे बोसा देते नम लहजे में बोले। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो पहलू में हाथ रखते उठने की कोशिश करते हुए बोला। क्या मतलब क्यों आए? जान निकल गई थी मेरी ये सुनकर कि आप पे हमला हुआ। रोहेल भी इतना बेचैन हुआ था। विरदा बेटी भी गुमसम सी हो गई थी। 6 घंटे क़यामत से गुजरे हम पे। सुबह होते ही मैं आ गया लेकिन मैंने उनको बामुश्किल रोका, अली हुसैन ने कहा। बाबा चलिए अब घर और मैं शाम को आऊँगा। यहाँ के खुफिया रास्ते से निकलिएगा। वो उनके हाथ पे बोसा देकर बोला। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा, अली हुसैन ने बेचैनी से कहा। प्लीज बाबा जिद मत करें। मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि सफदर हुसैन और सफदर अली हुसैन एक ही हैं। जिस दिन पता लगा अब सब की जान को खतरा होगा। अपने इस दिन मामू और बाकी सबको भी बता दिया। मैं इस सब सिचुएशन से परेशान हूँ। वो लब कुचलते हुए बोला। सॉरी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था और वो लड़की इस कदर हिट धर्म है कि आपके खिलाफ जहर अगले जा रही थी। बस मेरे मुंह से निकल गया। वैसे भी मैं ना भी बताता तो वो फरहीन चुप रहती। किया मेरे लिए आप किया हो अब जानते हो, अली हुसैन ने कहा तो वो हल्का सा मुस्करा दिया। अली हुसैन के जाने के बाद इसका दिमाग आज से 10 साल पहले जो हुआ इसमें उलझता चला गया। जारी है।